बदायूं में जो ठीक निर्भया जैसा है, मैं बता नहीं सकता कि मतलब वर्ड वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक निर्भया जैसा उसको लड़की पीड़िता को काफ़ी चोट कहा बदायूं अभी हाथरस का। हाँ, अभी एक दिन पहले भी कोई कांड, आज की खबर है, बदायूं पुलिस एक एक ईंट उखाड़ लेगी, एक एक ईंट। अगर अपराधी है कोई तो अपराध को बख्शती नहीं है। काफ़ी चोट पहुंचाई गई। चड्ढा और आम आदमी पार्टी की बुनियाद झूठ। और इस वक्त दिल्ली का जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है वो जल बोर्ड है, जिसके वो चेयरमैन मौलाना साद वाला था। उस केस को एफआईआर में दर्ज करने की इजाज़त अगर किसी एक नेता ने दी है तो वो अरविंद केजरीवाल ने दी है। तो ये मुसलमान खुद समझे कि जिसको वो इतना बड़ा मसीहा मान रहे थे वो उनके साथ किस तरह का छल कपट करते हैं। इथेनॉल जो गन्ने की मदद से बनाया जाता है, उसका जो प्रोडक्शन था वो उसका लेवल कितना था, और आज 2021 में एथेनॉल का प्रोडक्शन बेहद ज़्यादा है। क्यों? धर्म फैलाने वाले, भ्रमित करने वाले अब भी लोग बाज आएँ और माने कि सरकार जो काम कर रही है वो बेहतरीन। आपके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी घुसा दी जाती हैं पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? एक जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता के बिना रह नहीं सकती, कांग्रेस, जब वो सत्ता से बाहर होती है तो वो इसी तरह का खेल खेलती है। अखिलेश यादव या राहुल गांधी से सवाल आपने पूछा है कि वो वैक्सीन को भी बीजेपी का बता देते हैं। वो वैक्सीन तो लेने को सर बाबा रामदेव भी मना कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी नेशंस वॉइस और मैं हसन। हमारे साथ आज मौजूद हैं यासिर जिलानी साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन हैं, और ये यहाँ पे एक भंडारा में शिरकत करने आए थे जो कि लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया था। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपका चैनल इसी तरीके से जो आप सच ओखला और ओखला के सराउंडिंग में और पूरे दिल्ली में जो दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपके हिम्मत को मैं की हौसला अफजाई करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरीके से निरंतर और लगातार आप काम करते रहें। सर, आपसे मेरा सवाल है, जो अभी आप जहाँ जिस प्रोग्राम में आए हैं, कि ये जो इंतज़ाम किया गया है, ये काउंसलर चुनाव को देखते हुए किया गया है या केवल लोगों की मदद करने की? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपकी सहाफ़त बेहद अच्छी होगी मुझे मालूम है, लेकिन ये लगातार हम लोग काम करते रहते हैं। हमने पिछले हफ्ते कंबल का वितरण किया था और आगे भी हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो जिसमें कंबल और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हम जनमानस की सेवा हम लोग करते रहते हैं। हमारे सरफराज भाई हैं, हमारे रिहान भाई हैं, हमारे कासिम साहब हैं, हमारी बहनें हैं साबरा बाजी, ये लोग हमारी टीम है। और ये लगातार ओखला के अंदर ख़ास करके पूरे 12 महीने जनमानस की सेवा, चाहे वो अपने एनजीओ के थ्रू हो और चाहे वो अपने इंडिविजुअल स्तर पे, ये होता रहता है। और आप अभी हम और आप पहली बार मिले हैं, आप आगे भी हमें कवर करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा तमाम जो पिछला भी रिकॉर्ड है, हम स्पेशली हमारा जो रमज़ान का महीना होता है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे हम, और ख़ास करके ये जो पेंडेमिक का पूरा वक्त गुज़रा है, इसमें हम लोगों ने किचन चलाया, हमने अनाज बांटा, हमने बहुत सारी चीज़ें, और लगातार हमने बंद नहीं किया। ये कहीं भी किसी तरीके का ये इंडिकेशन नहीं करता है कि ये चुनाव आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो पार्टी, हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो सोच है कि अंतिम छोर पे, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक हमें कैसे पहुंचना है, हम उस इरादे को लेकर नीचे तक उतरते हैं। सर, अभी हाल ही में एक हादसा हुआ या कहें कि आंदोलन हुआ, जैसे कि राहुल चड्ढा जी हैं, उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, और वो कहा जा रहा है कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी उसमें शामिल थे। उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी की बुनियाद झूठ पे है। केजरीवाल जितना झूठ बोलते हैं, जिन जिन बातों को उन्होंने कहा था, एक मुझे आप गिनती करा दीजिए। क्या हम यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि हम तमाम दिल्ली में वाईफाई दे देंगे, दिया उन्होंने। इसी तरीके से उन्हीं पूरे कुटुंब के एक सदस्य राघव चड्ढा हैं, और इस वक्त दिल्ली का जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है वो जल बोर्ड है, जिसके वो चेयरमैन हैं। वो अपने ही लोगों से अपने ऊपर हमला करा के जो लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कारकुन थे, वो एहतजाज कर रहे थे, वो अपनी डिमांड कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पिछले 20-25 दिनों से
पानी उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है जिसके वो हकदार हैं, जिसको उन्होंने कहा था कि मैं टैंकर माफिया आके ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आज टैंकर माफिया का इजाफे का ये हालत है कि आप जो रीसेटलमेंट कॉलोनी है, जो कच्ची कॉलोनी है, उसमें आप जाएंगे तो बेहद बुरी हालत है। पानी पीने के लायक तक आप मुहैया नहीं करते और झूठ बोलेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये राजनीति अब जनमानस तक हम लोग, हमारे जो नए युवा ब्रिगेड हैं, जो इलाके में गली गली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वो बौखलाहट के बाद इस तरह की लांछन, इस तरह की उलूल जुलूल बातें करने लगे हैं। तो सर ये आंदोलन मतलब जो था आपकी पार्टी का या कार्यकर्ताओं को, वो पानी के लिए था? जी बिल्कुल, पानी, साफ पानी मिले। क्या कहा था, देखिए किस लिए भारतीय जनता पार्टी लोगों की बातें क्यों करती है। वो इसलिए करती है कि जो यहाँ के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने वायदा किया था अच्छा पानी पिलाएंगे, बिजली देंगे, जो रीसेटलमेंट और कच्ची कॉलोनियाँ हैं उसको और अच्छा करेंगे, उसको ऑथोराइज करेंगे। तो वो कहाँ गए वादे? वाईफाई देंगे, वो कहाँ गए वादे? लोगों के साथ कैसे कैसे हादसे हुए हैं हमने देखा है। और सबसे बड़ी बात, जो कहीं ना कहीं वो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं बटला हाउस और इस जाकिर नगर में बैठा हूं, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपको मालूम होगा कि जो पूरा का पूरा मामला मौलाना साद वाला था, उस केस को एफआईआर में दर्ज करने की इजाज़त अगर किसी एक नेता ने दी है तो वो अरविंद केजरीवाल ने दी है। तो ये मुसलमान खुद समझे कि जिसको वो इतना बड़ा मसीहा मान रहे थे, वो उनके साथ किस तरह का छल कपट करते हैं। सर आप पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पे एक आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं जो रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि फसल और नस्ल की लड़ाई है। तो उस आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आंदोलन चल रहा है, जो अन्नदाता बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, हमारे दिल में, हमारे संगठनात्मक दृष्टिकोण से उनके लिए बेहद इज्जत है। लेकिन आप अगर किसी चीज़ के लिए ज़िद कर देंगे, सरकार के मंत्री, जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे रेल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, हमारे जो जूनियर मिनिस्टर हैं, वो अब तक कम से कम मुझे लगता है कि छठे राउंड की बात हो चुकी है, 8वें राउंड तक जो 2 दिन पहले बात हुई है, संवाद कायम करना चाहते हैं। 15 पॉइंट है उसके अंदर, जो नया बिल है, उस नए बिल में सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है एमएसपी जारी था, जारी है, जारी रहेगी। क्यों कह रही है ये बात? वो इसलिए कह रही है कि पिछले 70 सालों में आप अगर उठा के देखेंगे जो सरकारें रही हैं, उनका ढुलमुल रवैये के कारण वो कभी किसी चीज़ को क्लियर करा ही नहीं, बिल के बारे में बताया नहीं, किसानों के हक के बारे में बात नहीं करी। आज आप देखें 2014 में जब हमारी सरकार आई थी, उस वक्त इथेनॉल जो गन्ने की मदद से बनाया जाता है, उसका जो प्रोडक्शन था वो उसका लेवल कितना था, और आज 2021 में इथेनॉल का प्रोडक्शन बेहद ज़्यादा है। क्यों है? इसलिए है, बढ़ाया गया है कि उससे जो आज के डेट की नई टेक्नोलॉजी की खेती है उसमें फ़ायदा होगा, किसान और समृद्ध होंगे, किसान और मजबूत होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। और बिल में एक चीज़ और है जो बार बार कुछ लोग उसको भ्रम फैला रहे हैं, जो बैठे हुए कुछ किसान नहीं, वो जो किसान के ऊपर एक लेयर और है जिसको नेता कहते हैं, विपक्ष के नेता, वो उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आपके लिए मंडी एक हो जाएगी। आप अपना माल अगर हरियाणा के रहने वाले हैं तो कर्नाटका में लेके जा सकते हैं। जो एमएसपी यहाँ मिल रही है, अगर आप सरकारी मंडी से ख़रीदारी और बेचते हैं तो वही आपका लागू होगा। अब आप बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद भी सरकार की टॉलरेंस को देखिए, सरकार की मदद को देखिए कि सरकार किस तरीके से किसानों के हक में खड़ी है। कि आपने जब कहा तो हमने 15 बिंदु में 12 बिंदु को संशोधन करने की बात कही। हमने पराली वाले का जो संशोधन था उस पर किसानों की बात मान ली गई। बिजली का जो पूरा कानून था उसको सरकार ने मान लिया। लेकिन अब आप जिद करेंगे कि हम नहीं, जब तक कानून इसको रिपील नहीं किया जाए, ख़त्म नहीं किया जाएगा, हम नहीं मानेंगे। तो ये, इससे संवाद ना तो कायम हो सकता है ना हल निकल सकता है। तो ये हमारे किसान जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, जो संगठन है, बहुत सारे संगठन है, 40-50 संगठन के लोग हैं, खुद उनमें समन्वय की कमी है, वो समन्वय बना नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें समन्वय बनाना चाहिए, सरकार उनके साथ है। और यकीन माने कि सरकार जनमानस के लिए, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ना, ये जनमानस के लिए सोचती है, ये सबका साथ, विकास और विश्वास की बात करती है। तो ये अपने किसान
भाई जो अन्नदाता हैं, जो हमें अन्न देते हैं, उनके खिलाफ जाके उन्हें दुख दे के कोई काम नहीं कर सकती है। भ्रम फैलाने वाले, भ्रमित करने वाले अब भी लोग बाज आएँ और माने कि सरकार जो काम कर रही है वो बेहतरीन कर रही है। सर एक सवाल मेरा ये है कि आपकी पार्टी या कि नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे कानून क्यों बनाती है जो देश की समझ में नहीं आते? सीए बनाया, मुसलमान सड़क पे आ गया, नोटबंदी कराई, पूरा देश ने उसका विरोध किया, अभी आप किसान का कानून लाए, उसका विरोध हो रहा है। सर ऐसे कानून क्यों जो जनता की समझ में नहीं आते, केवल आपकी समझ में आते हैं? देखिए, मसला ये है कि आप अगर एक बार अपने नफ़रत के चश्मे को, एक सेक्शन में भर दिया गया, मैं आपका सवाल जब वैसे ही है तो मेरा जवाब भी वैसे ही हो। ये जो वामपंथी सोच की विचारधारा जो निकलती है जेएनयू से, जिसको ये एहसास नहीं है कि हम भारत के लोग हैं, भारत के अस्मिता और अखंडता पे अगर प्रहार होगा तो भारत एक होके खड़ा हो जाएगा, ना कि भारत के ख़िलाफ़ हम नारे लगाएंगे। ये उनके अंदर बेचैनी है, ये उन लोगों में। मैंने जब सीए और एनआरसी का मामला चल रहा था, ये शाहीन बाग में कार्यक्रम था, तो मैं बड़े चैनल्स जो नाम नहीं लूँगा उनके साथ आके यहाँ के लोगों के साथ हमने कहा कि डायलॉग इस्टेब्लिश किया। कानून क्या था? कानून सीए एनआरसी क्या कहता है? यही कहता है ना कि जो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ के अल्पसंख्यक उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और आप तो सहाफ़ी हैं, अच्छी सहाफ़त आप रिसर्च के साथ करते हैं। आप बताइए कि अभी 3 दिन पहले भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जला दिया गया। वहाँ धर्मांतरण का बड़ा ज़बरदस्त खेल है। आप नौजवान हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग को वसी करके सोचें और लोगों से कहें कि ये उन लोगों के लिए कानून था, वहाँ से लाए हुए लोगों के लिए कानून था कि उनको जो प्रताड़ित किया जाता है उन्हें यहाँ बसाया जाएगा। आपकी नागरिकता कहाँ चली जाएगी? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप ज़रूर उन लोगों से पूछिएगा कि जिन लोगों ने सीए एनआरसी पे इतने दिनों तक हंगामा किया, एहतजाज किया, आप बताइए कि एक भी हिंदुस्तानी, हमारे सरफराज भाई बैठे हैं, रिहान भाई बैठे, तमाम हिंदुस्तानी, इनको पाकिस्तान भेज दिया गया। ये वही लोग हैं जो कभी जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हुआ करती थी 1980 के बाद पहले, तो ये डराया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से डराने लगे। उससे पहले आरएसएस से डराया करते थे कि ये मुसलमानों की खुली दुश्मन है। अगर मुसलमानों की खुली दुश्मन होती तो आज मुसलमान, क्या आपके पास हमारी जो लोकतांत्रिक ताकत है, जो हमारे रचयिता हैं हमारे संविधान के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान बना के दिया, उसी ताकत का इस्तेमाल करके तो आप मुझसे तीखे सवाल कर रहे हैं। बताइए, आपके ऊपर कभी बैन लगा क्या? ये उस दिन को भूल जाते हैं 1976 का वो काली रात, जिसमें 1 घंटे के अंदर यहीं की एक चुनी हुई सरकार इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगा देती है और आपके सारे अधिकार को छीन लिया जाता है। उस पर कोई अगर चर्चा करने की बात करे तो ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो तो नहीं करते, लेकिन ये सवाल करेंगे 6 साल से अगर सरकार आई है। आप मुझे सिर्फ एक डाटा बता दीजिए कि पिछले 6 साल में कितने मुसलमान पाकिस्तान, बांग्लादेश भेज दिए गए। एक डाटा मुझे बता दीजिए, फिर मेरा सवाल और जवाब अगर आप रखेंगे तो मुझे लगेगा कि आप अपनी सहाफ़त से इंसाफ कर रहे हैं। सर असम में अभी एक मामला आया था, तो वहाँ पे कुछ लोग, मतलब जो एनआरसी हुआ उसमें कुछ लोग जो थे वो काफ़ी दिन मतलब लड़ाई लड़ते रहे कोर्ट से, और अभी वो जीते भी। तो क्या उनकी मतलब नागरिकता पे सवाल नहीं था जो वो लड़ रहे थे, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि कोई साबित कर? अब मैं देखो, मेरे पास क्योंकि आसाम का पूरा इलाका मैंने संगठनात्मक दृष्टिकोण से वहाँ काम किया है, चाहे वो धुबरी का इलाका, जहाँ की मैं जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसमें अगर एक नदी पे तुम इस तरफ 2 केले के बड़े बड़े जो इन पेड़ के नीचे का हिस्सा होता है उसमें लेट के इधर पलट जाओ तो हिंदुस्तान आ जाओगे। वो मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए ये मैं मीडिया में बता रहा हूँ। जो पूरा का पूरा जोग्राफिकल एक सिचुएशन है आसाम का, वो पिछले 20 सालों में एक वहाँ के रीजनल दल ने बदलाव के लिए लोगों को वहाँ से ला के बसाया है। ये सच्चाई है, और सच्चाई इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि जो वहाँ के मूल निवासी मुसलमान जो वहाँ के हैं, उनके हक पे कहीं ना कहीं उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। उनके सीमित संसाधनों पे, उनके खेतों पे, उनके काम करने की जगहों पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो आप बताइए कि आप अपने हक को किसी और को देने देंगे? आपका तो देश अलग है, तो आप क्यों नहीं डिफरेंट तरीके से सोचते हैं? आपको क्यों नहीं लगता है कि क्या सरकारें, और ये जो खास करके आसाम का मामला, ये तो अभी का मामला नहीं, ये भी 78 से इसकी लड़ाई की शुरुआत हुई, जब राजीव गांधी ने असम अकॉर्ड की बात करी थी। क्या हंगामा हुआ, आग लगी वहाँ पे,
हजार लोग वहाँ उस पूरे दंगे के भेंट चढ़े। तो मुझे लगता है कि इस पे हमें थोड़ा सा वसी होकर सोचने की ज़रूरत है। और सरकार बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट नहीं रहती, आपके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी घुसा दी जाती हैं पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? एक जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता के बिना रह नहीं सकती, कांग्रेस, जब वो सत्ता से बाहर होती है तो वो इसी तरह का खेल खेलती है। और दूसरी वामपंथी विचारधारा, कहीं ना कहीं आप भी उससे इम्प्रेस होंगे, उस विचारधारा के लोगों का एक ही काम है, वो अपने ही आउटफिट जो माओवादी हैं संगठन, उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। जो बेकसूर लोगों को जंगलों में मार देते हैं, जो बेकसूर लोगों के घरों को छीन रहे हैं, ज़मीन को छीन रहे हैं, उस पर 25-30 साल से कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। कहीं रणवीर सेना है तो कहीं कोई लेफ्टिस्ट करके बड़ी सेना चला रहे हैं आंध्रा से लेके बिहार तक, उस पर सवाल नहीं। लेकिन अगर सरकार सख्ती से कोई चीज़ आप पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है तो आप जैसे सहाफ़ी बहुत चीखने चिल्लाने लगते हैं, सवाल पूछते हैं। ठीक है, आप सवाल करिए, लेकिन जवाब को भी आप लोगों तक पहुंचाइए। बिल्कुल पहुंचेगा सर। एक सवाल आपसे ये भी है कि लगातार हम किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी बातें करते हैं। उन्हीं में से एक हैं, वो कह रहे थे कि सरकार जो है, नरेंद्र मोदी सरकार, ये डिवाइड एंड रूल में बिलीव करती है। लाइक आपने जैसे अभी कहा वामपंथी सोच, तो उसी तरीके से सीए आंदोलन को विदेशी ताकतों ने क्या क्या जोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि हाथरस कांड को भी विदेशी फंडिंग से जोड़ के, उसमें कई पत्रकार भी हैं जो अभी भी जेल में हैं। अब एक और कांड हुआ है सर यूपी में, बदायूं में, जो ठीक निर्भया जैसा है। मैं बता नहीं सकता कि मतलब वर्ड वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक निर्भया जैसा उसको लड़की पीड़िता को काफ़ी चोट पहुँचाई गई। तो आपकी सरकार में महिला कितनी सुरक्षित हैं, और अगर ऐसा कोई मामला आता है तो विदेशी ताकतों से जोड़ दिया जाता है? दूसरा, डिवाइड एंड रूल वाला सर, महिला सशक्तिकरण को लेके हमारी सरकार का ये हालत है कि किसी भी केस को, एक केस जिसको आपने कहा बदायूं, अभी अभी एक दिन पहले भी कोई कांड, आज की खबर है, पुलिस एक ईंट उखाड़ लेगी, एक ईंट। अगर अपराधी है कोई तो अपराध को बख्शती नहीं है। और तमाम आप श्रृंखलाबद्ध तरीके से पिछले 1 साल के केसेस उठा के देख लें, किसी को बख्शा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए बहुत सख्त है, और सख्त इसलिए होना चाहिए कि महिलाओं के ऊपर अगर कोई भी उत्पीड़न करेगा तो उसको सरकार बख्शेगी नहीं। उसको सरकार, आप देख रहे हैं कि घर से लेके, जायदाद से लेके, दुकान से लेके सब कुछ नीलाम कर देती है। तो अपराधियों के अंदर इतना खौफ भरा हुआ है कि वो इस तरह के अपराध करने से बचती है, ख़ास करके उत्तर प्रदेश में। और तमाम भारत में पुलिसकर्मी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन बेहद सख्त है, उस पर आप यकीन करें। और कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल जो आते हैं कि सेलेक्टिव होके कोई चीज़ आप सवाल ना करें। आप सवाल, अगर कोई काम अच्छा हो रहा है तो उस पर भी चर्चा करें। जैसे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है हमारी, आप उस पर जो काम हो रहा है, हुनरमंदों को जो गांव से लाके उनको आत्मनिर्भरता के लिए उसमें उनके अंदर आत्मनिर्भर किया जा रहा है, उनको मार्केट दी जा रही है, इंटरनेशनल मार्केट दी जा रही है, उस पर भी चर्चा करिए। छल में छेद की बात अगर वज़ीर आज़म कहते हैं मुसलमानों के लिए, तो उस पर भी चर्चा करिए। अगर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट 2000 से लेके 5000 करोड़ का इस सरकार कर देती है, तो वो आपके माइनॉरिटीज़ के अंदर सबसे बड़ा वर्ग तो मुसलमानों का है। बेरोजगारी भी चरम पे है देश में। देखिए, बेरोजगारी आपको दिखाई देती है कि चरम पे है, लेकिन आत्मनिर्भरता जिस तरीके से बढ़ रही है, और कुछ चीज़ें तो आप, पेंडेमिक जो है, महामारी है, विश्व भर में है, वैश्विक महामारी के चलते बेरोज़गारी एक आई है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। आपसे उसने वायदा किया है तो उसको सही करेगी और दुरुस्त करेगी। तो डिवाइड एंड रूल वाला जो कभी आंदोलन होता है तो उससे विदेशी ताकतों, खालिस्तानी, आतंकवादी, इस टाइप से तोड़ दिया जाता है, बांटने की कोशिश की जाती है। डिवाइड एंड रूल कौन करता है? ब्रिटिशर्स करते थे। तो आप कभी अपने अखिलेश यादव या राहुल गांधी से सवाल आपने पूछा है कि वो वैक्सीन को भी बीजेपी का बता देते हैं? वो वैक्सीन तो लेने को सर बाबा रामदेव भी मना कर रहे हैं। मैं तो वैक्सीन लेने वाला हूं नहीं अमीश भाई। अच्छा, आप नहीं लेने, मैं पूछने वाला था आपसे। जरूरत नहीं है। नहीं, आप वैक्सीन नहीं लेने वाले हैं, ये वादा कर रहे हैं आप हमारे चैनल पर। जो सच में बाबा रामदेव जी ने अगर किसी इंटरव्यू में कोई चीज़ कह दी और उसको आप
कोट करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ों लोगों के साथ आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। शिवराज सिंह जी ने मना शिवराज किया। सिंह और हमारे एक मंत्री अनिल विज ने पहले ही ले लिया था, उसके बाद भी उन्हें हुआ है, उन्होंने दिखाया, उन्होंने अपनी पूरे जनमानस को बताया, तो उस पर भी चर्चा कर लीजिए। ये मसला नहीं होना चाहिए। इस पर भी आप ठोक बजा के उन लोगों से पूछिए कि क्या वैक्सीन जो पाकिस्तान से बन के आएगी वो लगाएंगे या हिंदुस्तान के अपने जो साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं उनका आप उनकी यशकृति और उनका नाम बड़ा करें। फिर से बांटने वाली बात, पाकिस्तान की वैक्सीन क्यों यूज करेगा भारत? वही तो आप कैसे कह सकते हैं, इसीलिए मैंने आपका सवाल का जवाब आपके सवाल से दिया है कि कैसे एक अखिलेश यादव जो एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो मुख्यमंत्री, वो ये कैसे कह देते हैं कि मैं ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन, हमारे डॉक्टरों पे उनके यकीन नहीं, साइंटिस्ट पिछले 6 महीने में, ये इतिहास है, हिस्ट्री है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, पोस्ट कोविड का अगर आकलन करेंगे तो पूरे दुनिया में भारत ने जिस तरीके से लड़ा है, भारत ने जिस तरीके से अपने लोगों के लिए बात करी है, आप यकीन करें ये इतिहास में दर्ज होगा। पूरे दुनिया में लोग इसकी चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में। अभी तो सिर्फ 2 वैक्सीन हमने अनाउंस करी है, तो दुनिया भर के देश हमारी तरफ देख रहे हैं और उनकी इंक्वायरी आ रही है। तो आप इनकरेज करिए, आप ठीक है इंटरनल पॉलिटिक्स आप करते हैं, करते रहिए, लेकिन जब आपके नेशन की बात आ जाती है, आपके राष्ट्र की बात आ जाती है, उस वक्त तो राजनीति नहीं करिए। धन्यवाद सर। थैंक। तो ये बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब थे जो हमारे साथ देश के तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशंस वॉइस। धन्यवाद।